हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, मैं हूं वैभव अग्रवाल और स्वागत है आपका आपके चहीते चैनल फिजिक्स ब्रो में। बच्चे, हमारा लेक्चर चल रहा है गॉस थ्योरम के ऊपर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको गॉस थ्योरम बताई थी एंड गॉस थ्योरम के बेसिस पे हमने डेरिवेशन करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज एंड इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अगर आपको ये पढ़ना है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के थ्रू जाके आप वो देख सकते हैं। फिलहाल हम इस लेक्चर में डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले फॉर स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल। फिर से बोल रहा हूँ, इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर सॉलिड स्फीयर की वजह से, चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर वो इंसुलेटिंग है तो, और अगर वो कंडक्टिंग है तो। फिलहाल बच्चे, हम लोग अपनी पहली डेरिवेशन पे चलते हैं। पहली डेरिवेशन हम करने वाले हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन बच्चे, इस डेरिवेशन में हम लोग करने वाले हैं एक पतला सा थिन स्फेरिकल शेल है, वो भी चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी है, वो भी तीन रीजन्स में, एक उस स्फेरिकल शेल के अंदर, एक उस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर, और एक तीसरा उस स्फेरिकल सरफेस के बाहर वाले किसी पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि कंसिडर अ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। यहाँ पे आपने अपनी तरफ से कंसिडर किया है कैपिटल आर रेडियस का स्फेरिकल शेल। तो ये लीजिए, हम स्फेरिकल शेल बना देते हैं इस तरीके से। स्फेरिकल शेल बना रहे हैं, ये ऐसे स्फेरिकल शेल बनाया आपने, थिन है, इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि ये पतला सा थिन स्फेरिकल शेल है जिसका खुद का रेडियस कैपिटल आर है। इस तरीके से ये हमने बना दिया। यहाँ पे इस पे चार्ज ले लेते हैं, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब हमें 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक इसके बाहर, एक इसके सरफेस पे और एक इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कहाँ, इसके बाहर वाले पॉइंट पे। बाहर वाले पॉइंट पे तो हम पहला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट outside the spherical shell, वो भी कितने डिस्टेंस पे, at a distance r from the small r लिखा है, from the center। ठीक है, सेंटर से r डिस्टेंस पे है। चूंकि वो आउटसाइड है बेटा, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन कैपिटल R होगी। मतलब वो जो पॉइंट है वो हम अगर बाहर लेंगे P पॉइंट r डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली ये जो स्मॉल r है ये कैपिटल R से बड़ा होगा। अगर इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो भी यूजिंग गॉस थ्योरम, तो हम स्टार्टिंग वहीं से करते हैं कि फ्रॉम गॉस थ्योरम वी नो, क्या नो, ये नो कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज enclosed inside the क्या, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो बेटा, जब भी आप गॉस थ्योरम यूज़ करते हैं तो आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है, एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। अब आप समझिए, अगर ये पूरा जो शेल है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो एक ऐसा सरफेस क्या कोई मुझे बता सकता है जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने के लिए हमें चाहिए
कि ऐसे सरफेस का हर पॉइंट इस स्फेरिकल शेल से सेम डिस्टेंस पे हो। जैसे एक पॉइंट ये हमने लिया मान लें 5 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट है, ये भी इससे 5 सेंटीमीटर पे है, ये पॉइंट है 5 सेंटीमीटर पे है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आप देखें जो सेम डिस्टेंस में है स्फेरिकल शेल से, अगर इन सारे पॉइंट्स को आप इस तरीके से ज्वाइन कर दें तो इन सारे ही पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, जिसकी वजह से हम इसे मान लेंगे एक गॉसियन सरफेस। ये बन गया आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस जब भी आप लेंगे तो यहाँ पे हमने ds छोटा सा एरिया बनाया है, तो इस पर आप छोटा सा एरिया लेंगे। ये छोटा सा एरिया आपने इस पर ले लिया जिसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ये ds की डायरेक्शन बना दी। और इस प्लस 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 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट P पर वो भी बाहर की तरफ होगी। यहाँ टेस्ट चार्ज रख के देखिए, वो इससे धक्का खा के बाहर जाएगा। तो आपने देखा स्फेरिकल सरफेस की वजह से जो गॉसियन सरफेस है उसकी शेप भी स्फेरिकल आती है। फिलहाल आगे प्रोसीडते हैं तो बच्चे यहाँ पे E डॉट ds को क्या लिख सकते हैं, E ds cos थीटा। ज़रा देख के बताइए, E और ds, E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। 1/ε0 टाइम्स चार्ज। इसके अंदर ज़रा देखिए कि इसके गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, Q। तो यहाँ पे हमने लिख दिया Q। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। हमने प्लस लगाया है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, कोई साइन नहीं लगाने का मतलब प्लस ही है। यहाँ पे E क्योंकि गॉसियन सरफेस पे हर जगह सेम होगी तो E कांस्टेंट होने की वजह से बाहर लेंगे, अंदर रह गया ds और cos 0 1 होता है। तो बेटा ये फॉर्मूला ये बना, जिसमें ds का मतलब है छोटा सा एरिया और इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल एरिया। ds छोटा सा एरिया है, इसको इंटीग्रेट कर दें यानी इसका मतलब गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया लेना पड़ेगा। तो बेटा गॉसियन सरफेस क्योंकि खुद एक स्फेयर है तो स्फेयर का बेटा टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया होता है 4πr²। ठीक है, अरे क्या कर रहे हैं, कैपिटल R लिखेंगे या स्मॉल r? बच्चे गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है या स्फेरिकल चार्ज शेल का एरिया लेना है? ऑब्वियसली गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है तो रेडियस भी उसी का लेंगे, स्मॉल r, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले के लिए ये सब चीज़ें नीचे आ जाएंगी। 1/ε0 Q/4πr²। ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन बच्चे देखने में ये खूबसूरत नहीं लग रहा है, खूबसूरती बढ़ाने के लिए 4π को ε0 के साथ रख दीजिए तो ये बन जाएगा Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया कहाँ पर, एक ऐसा पॉइंट जो उसके शहर के आउटसाइड है। तो देखिए अब अच्छा लगने लगा 4πε0, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁹ ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे और निकालेंगे। फिलहाल बेटा ये जो फॉर्मूला आउटसाइड का आया KQ/r², बच्चे ये तो फॉर्मूला बिल्कुल किसकी तरह है, किसकी तरह, पॉइंट चार्ज की वजह से भी यही फॉर्मूला होता है जो स्फेरिकल सरफेस की वजह से आया। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिलहाल ये तो हमने निकाला एक पॉइंट जो कि आउटसाइड है। अब दूसरा हम निकालेंगे एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। मतलब ये जो पॉइंट P है ये यहाँ ना होके स्फेरिकल शेल के सरफेस पर ही है, यहाँ लाई कर रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो r, स्मॉल r जो वैल्यू थी, ये स्मॉल r कम हो के किसके इक्वली हो जाएगी, किसके इक्वली हो जाएगी, r, रेडियस ऑफ शेल के बराबर हो जाएगी। यानी जो डिस्टेंस है सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R के बराबर होगा। तो सिंपल सा एक काम ये करेंगे कि ये जो फॉर्मूला आया है इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में यहाँ पे बस स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे, कैपिटल R के इक्वल रख देंगे। तो सेटिंग r = R इन इक्वेशन 1। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस का फॉर्मूला आपके पास आ गया क्या, 1/4πε0 Q/ स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दिया, ये फॉर्मूला आ गया।
ठीक है बच्चे, सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। वो ये कि इसकी जो खूबसूरती थी वो वापस इससे बदसूरत करने के लिए जो आपने एप्सिलॉन नॉट था वो 4 पाई वो आर स्क्वायर के साथ वापस से लिख दीजिए। इसकी खूबसूरती चली गई, लेकिन अभी देखिए ये वापस से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए ज़रा, 4 पाई आर स्क्वायर तो एरिया होता है स्फेयर का, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह ए लिख दिया। अरे Q बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया तो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी जगह हमने सिग्मा लिख दिया। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं Q बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा। तो ये देखिए, यानी सरफेस पे जो फॉर्मूला है, देखिए कितना छोटा सा फॉर्मूला आ गया। इसे आप याद रख लीजिए, ये भी होता है और ये भी होता है। ये जो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये और कहाँ पर निकाला था आपने? बिल्कुल बेटा, जब दो प्लेट्स ली थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इक्वल चार्ज अपोजिट चार्ज, तो बीच वाले पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला आया था। फिलहाल चलिए अब तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, वो भी कहाँ आउटसाइड लिया, फिर सरफेस पे। अब तीसरा पॉइंट ले रहे हैं इनसाइड, एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द शेल। ठीक है बच्चे, अब ज़रा ये देखिए, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ फिर से। ये बेटा आपका स्फेरिकल शेल है, इस तरीके से इस पे प्लस 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 क्यू का टोटल चार्ज है जो यूनिफॉर्मली चारों तरफ बिखरा हुआ है। अगर हमने इसके अंदर वाले किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट पे जो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, और स्फेरिकल शेल का रेडियस खुद कैपिटल आर है, तो अगर हम गॉस थ्योरम फिर से लगाएंगे तो फ्रॉम गॉस थ्योरम वी नो, क्या नो, ये नो कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। बेटा इस पर अगर गॉसियन सरफेस बनाए फिर से एक स्फेरिकल शेल, तो ज़रा ये देखिए, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज हमें रखना है, अंदर कितना चार्ज है? अंदर देखिए जरा, अंदर तो ये खोखला है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। चार्ज तो इस स्फीयर के, इस गॉसियन सरफेस के बाहर है। यहाँ पे बाहर वाला रखेंगे या अंदर वाला? ऑब्वियसली अंदर वाला चार्ज रखते हैं, और अंदर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज की जगह ज़ीरो कर देंगे तो बेटा ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए, चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ज़ीरो होती है। और ये बात तो हम पहले भी बता चुके हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। कैसे? वहाँ मैंने बोला था कि हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली, यहाँ ये आपका मैथमेटिकली प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए फिर से, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर के चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। फिलहाल ये तीन फॉर्मूले जो आपके आ गए, इसमें आउटसाइड में स्मॉल आर है और इसमें कैपिटल आर है, और इनसाइड तो ज़ीरो होती है। बात आई, इसका अगले पार्ट में पूछा जाता है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम बना देते हैं फिर से कि ये देखिए इस तरीके से, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे, सेंटर से बाहर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सेंटर से, यानी आर बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वेरिएशन होती है, वो हमने प्लॉट करना है उसका ग्राफ। कैसे करें भाई? तो ये बताइए कि जैसे ये सेंटर है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएं तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है शेल के अंदर? ज़ीरो। बाहर जाएं, यहाँ कितनी है? ज़ीरो 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 ज़ीरो। यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहेगी। कहाँ तक? ग्राफ में मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते आप देखिए ज़रा,
डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ के किसके इक्वल हो गया, आर के, यहाँ तक आर के इक्वल हो गया, यहाँ तक आर के इक्वल हो गया। यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगी, 0 0 0 0 0, जिसकी वजह से ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऐसा आप दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद सरफेस पे अगर जाएं तो सरफेस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, कुछ भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी। यहाँ से यहाँ तक 0 है, लेकिन यहाँ आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी, जिसकी वजह से ग्राफ एकदम ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, जो कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन उसके बाद अगर और बाहर जाएं तो बेटा आउटसाइड वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आउटसाइड वाली आप इलेक्ट्रिक फील्ड साफ साफ देख पा रहे हैं, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, इस तरीके से नीचे जाएगा। और कहाँ जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, जब डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़ीरो होगी, इन्फिनिटी पे जाके। तो ये ग्राफ कहाँ पर मीट करेगा एक्स एक्सिस से, कहाँ पर, इन्फिनिटी पे मीट करेगा। तो ग्राफ जब आप ऐसा बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, जैसे बच्चे आपने यहाँ पे इधर की तरफ ग्राफ बनाया, ऐसी चाहे तो इधर की तरफ भी ग्राफ बना सकते हैं। बिल्कुल इसकी मिरर इमेज होगी, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस तरीके से ज़ीरो होगी, ज़ीरो होगी, ज़ीरो होगी, और यहाँ पे आते ही कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो ग्राफ एकदम ऊपर शूट करेगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएंगे तो कम होगी। तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे आप बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के हिसाब से समझिए कैसे बनाया है, और पूरी थ्योरी कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिलहाल ये तो अभी हमने पढ़ा था बेटा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब बेटा होता है कि जो अंदर से खोखला हो, सिर्फ बाहर से प्रेजेंट हो, जैसे प्लास्टिक की खोखली बॉल। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर की वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे शेल था, अब की बार शेल नहीं है, स्फीयर है। जहाँ पे स्फीयर आ गया, स्फीयर का मतलब अंदर से भरा हुआ है। जैसे क्रिकेट बॉल होती है लेदर की, अंदर से भरी हुई होती है, ठोस होती है, उसे हम स्फीयर कहते हैं। तो अगर वो भरा हुआ है तो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो निकालनी है। वो भी दो तरीके के स्फीयर हो सकते हैं, या तो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग। अगर कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या फॉर्मूले होंगे पहले वो निकालेंगे, और अगर वो नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्फीयर होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या एक्सप्रेशन होंगे वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कंडक्टिंग स्फीयर, यानी वो मेटल का बना हुआ है। मेटल का बना हुआ स्फीयर है बेटा, इसी में बता रहा हूँ आप, लेकिन कॉपी में दोबारा करेंगे, कॉपी में दोबारा करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से थिन स्फेरिकल शेल की बजाय स्फीयर हो गया, तो हमने डबल लाइन जो बनाई थी उसे हटा दी, ये स्फीयर हमने बना दिया बच्चे। इस पे चार्ज है, लेकिन क्योंकि सॉलिड है तो आपको लग रहा होगा कि सॉलिड में तो चार्ज अंदर भी होगा, सरफेस पे भी होगा, बीच में हर जगह भरा हुआ होगा। थिन स्फेरिकल शेल में तो सिर्फ उसके किनारे किनारे शेल पे ही प्रेजेंट था, क्योंकि अंदर से खोखला खाली जगह थी, एयर थी, तो अंदर चार्ज नहीं था। स्फीयर तो अंदर से सॉलिड है तो अंदर भी चार्ज होना चाहिए। बिल्कुल बेटा अंदर भी चार्ज होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये मेटल का स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो अगर आप इस पर चार्ज देंगे भी अंदर को, तो क्योंकि कंडक्टिंग है तो जितना भी अंदर चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल कर करके दूर से दूर जाना चाहेगा, और दूर से दूर जाने के चक्कर में अगर अंदर चार्ज प्रेजेंट भी होता तो एक दूसरे को धक्का मार मार के कहाँ चले जाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे चले जाएंगे, उसकी पेरीफेरी पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे इस तरीके से, जिसकी वजह से कंडक्टिंग स्फीयर भी बिल्कुल थिन स्फेरिकल शेल की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे थिन स्फेरिकल शेल के सिर्फ किनारे किनारे पेरीफेरी पर चार्जेस प्रेजेंट थे, ऐसे ही कंडक्टिंग स्फीयर के भी चार्जेस उसकी पेरीफेरी पे ही प्रेजेंट
होंगे, जिसकी वजह से इसके जो एक्सप्रेशंस हैं आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस, इसकी डेरिवेशन बिल्कुल वैसी ही होगी और इसका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें जो अगले एक्सप्रेशन में पढ़ने वाले हैं, तो नॉन कंडक्टिंग में बेटा जो चार्जेस होते हैं, अगर हम अंदर चार्जेस दिए हैं हमने, तो ये पेरीफेरी पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि इंसुलेटिंग है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से चार्जेस मूव ही नहीं कर पाएंगे, और अगर वो मूव नहीं करेंगे तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला एक्सप्रेशन होगा वो हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए समझिए, तो हेडिंग डाल लेते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग का मतलब इंसुलेटिंग भी लिख सकते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। चलिए तो वही कंसिडर करेंगे, एक स्फेरिकल शेल की बजाय कंसिडर अ स्फीयर, कंसिडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, वो भी कैसा, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। तो चलिए बना लेते हैं सॉलिड स्फीयर। इस तरीके से ये हमने सॉलिड स्फीयर बना लिया, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस मान लेते हैं कितना, कैपिटल आर, ठीक है। जिस पे चार्ज कितना है टोटल, प्लस क्यू का, तो प्लस क्यू का चार्ज तो बेटा बाहर भी सरफेस पे भी होगा और इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हमने प्लस का चार्ज अंदर भी बना लिया, ठीक है। ओके, अभी बात ये आई कि हमने आउटसाइड वाले किसी पॉइंट पे निकालनी है, फिर सरफेस पे, फिर इनसाइड। चलिए पहले हम आउटसाइड वाले पॉइंट पे निकालते हैं। आउटसाइड से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, जो इससे सेम डिस्टेंस पे हो। तो सेम डिस्टेंस पे बनाने के लिए एक गॉसियन सरफेस की शेप कैसी होगी, फिर से स्फेरिकल होगी। ये हमने एक स्फीयर बना लिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ओके, जिसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल, ठीक है। इस पे छोटा सा एरिया बनाते हैं। ये छोटा सा एरिया बना दिया जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ ds वेक्टर। और प्लस प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट P पर, वो भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ। दोनों के बीच कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम वी नो, क्या नो, E डॉट डी एस इज इक्वल टू दिस। चलिए लिखते हैं, E डॉट डी एस की जगह क्या लिख देंगे, ई डी एस कॉस थीटा, कितना एंगल है दोनों के बीच, 0 डिग्री। 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। जरा देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, Q। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q। वैसे ही डेरिवेशन हो रही है जैसे पहले करी थी। देखते हैं, E बाहर आएगा, ds अंदर रहेगा, cos थीटा 1 हो जाएगा, 1/ε0 Q। बेटा ds का मतलब था छोटा सा एरिया, और अगर हम इसका टोटल एरिया ले लें गॉसियन सरफेस का, तो टोटल एरिया स्फीयर का होता है 4πr²। स्मॉल r लिखा है क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया तो गॉसियन सरफेस का ही रेडियस, कैपिटल R मत लिख देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 4π नीचे आया, 1/4πε0 r² भी नीचे आया, बन गया Q/r²। ये फॉर्मूला आ गया आउटसाइड, यहाँ लिख दे रहे हैं आउटसाइड। बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन हुई है जैसे स्फेरिकल शेल की हुई थी। सरफेस पे अगर हम निकालें, ये वाला पॉइंट यहाँ ना हो के सरफेस पे होता तो वही काम करेंगे। स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के। ये पॉइंट खिंच के वापस पीछे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो ये जो डिस्टेंस पूरी r थी ये कैपिटल R रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो सेटिंग r इज इक्वल टू r, इस इक्वेशन में r की जगह कैपिटल R रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हो जाएगी आपके 1/4πε0 Q/R², जिसमें 4πr² की जगह अगर हम एरिया लिखें तो ये बन जाएगा 1/ε0
और Q और इसकी जगह 4πr² की जगह एरिया और Q अपॉन ए होता है सिग्मा, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात यहाँ बच्चों के दिमाग में आ रही है कि सर जैसे 4πr² की जगह आप एरिया लिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही कर दीजिए 4πr² की जगह एरिया। बच्चे कर तो सकते हैं एरिया इसकी जगह, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे जो एरिया लिया था वो किसका लिया था, किसका एरिया है, कैपिटल आर स्फेयर का रेडियस है, तो स्फेयर का एरिया आया और चार्ज भी किस पे ही है, चार्ज किस पे है, स्फेयर पे चार्ज प्रेजेंट है, तो स्फेयर का ही चार्ज, स्फेयर का ही एरिया, तो स्फेयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। लेकिन बेटा यहाँ पर चार्ज तो स्फेयर पे है, लेकिन अगर आप इसकी जगह एरिया लिखेंगे तो बेटा ये एरिया स्मॉल आर होने की वजह से किसका आएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया आएगा। तो ऐसा थोड़ी ना चार्ज इस पे है, एरिया इसका लेके आप सरफेस चार्ज डेंसिटी थोड़े ना लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। फिलहाल चलिए 4πε0 फिर से लिख दे रहा हूँ r²। अब बात यह आई कि सर इनसाइड की कैसे निकालें। इनसाइड का यहाँ पे अलग खेल है, वैसा नहीं होगा जैसे पहले हुआ था। क्यों? क्योंकि अगर हम इनसाइड की बात कर रहे हैं बेटा, इनसाइड की बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर, तो बेटा आप ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अंदर वाले पॉइंट पे अगर आपको निकालनी है तो बाहर वाला मैं रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इजी लगने लगे देखने में, तो बाहर वाला रब किया तो आप ये देखिए आपको अंदर वाले किसी एक पॉइंट पे निकालनी है। पी पॉइंट यहाँ है जो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस अगर आप बनाएंगे तो ये गॉसियन सरफेस इस तरीके से ऐसे बना। अब आप ये देखिए ये गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस, ठीक है, जो खुद एक स्फेयर है। इस पॉइंट पे अगर आप गॉस थ्योरम लगाएंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम वी नो, क्या नो, ये नो कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज enclosed inside the Gaussian सरफेस। अब आप ये देखिए जब स्फेरिकल शेल हमने लिया था तो जो गॉसियन सरफेस था उसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, बाहर था, तो ये ज़ीरो था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ रही थी। लेकिन क्या इस डायग्राम को देख के, सॉलिड स्फीयर को देख के ये लग रहा है क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज ज़ीरो है? नहीं, ज़ीरो नहीं है। तो अगर पूरे स्फीयर पे अगर Q चार्ज है तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज भी क्या मैं Q लिख दूं? क्या Q चार्ज होगा पूरा? अगर इस पे 10 कूलम का चार्ज है तो इस स्फीयर के अंदर भी क्या 10 कूलम होगा? जी नहीं, इसके कुछ बाहर भी प्रेजेंट है, इसके कुछ अंदर भी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? Q से थोड़ा कम, क्योंकि थोड़ा इधर उधर भी है। मान लें इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, Q डैश मान लेते हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ पे Q डैश लिखेंगे। और अगर गॉस थ्योरम लगा रहे हैं तो E और DS छोटा सा एरिया जब बनाएंगे इस पे तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा बेटा, और एरिया बाहर आया, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ आएगी, जिसकी वजह से दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। EDS cos 0 हो जाएगा और E बाहर आएगा, DS अंदर रहेगा, और cos 0 1 होता है, 1/ε0 Q डैश आ गया। E के बाद जो DS है, DS का मतलब छोटा सा एरिया, और इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया ले लें तो 4πr² होगा, और R कौन सा लगेगा, स्मॉल या कैपिटल? ऑब्वियसली गॉसियन सरफेस है तो इसी का रेडियस लगेगा 4πr², स्मॉल r²। लेकिन बेटा बात ये आई, सर Q डैश कैसे निकालें? हमें पूरे स्फीयर का तो चार्ज दे रखा था Q, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा Q डैश, ये कैसे निकालें? तो बेटा इसके निकालने का सिंपल तरीका है, चाहे यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, चाहे आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल यूनिटरी मेथड से करके दिखा रहा हूँ आपको कि अगर पूरा स्फीयर है बेटा, पूरे स्फीयर की वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम कितनी है? 4π3πr³, और इस पूरी वॉल्यूम पे कितना चार्ज दे रखा है? चार्ज दे रखा है आपको कितना? Q।
तो इतनी वॉल्यूम पे Q चार्ज है, तो यूनिटरी मेथड से 1 यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। हमें 1 यूनिट का अगर पता चल गया तो हमें तो इतनी वॉल्यूम का चार्ज निकालना है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ऑब्वियसली 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होगी। तो 1 यूनिट पे अगर इतना चार्ज है तो इतनी वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये कट गया 4/3 पाई, ये आपका आ गया Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये किसका चार्ज आ गया, ये इतने पार्ट का चार्ज आ गया, इतनी वॉल्यूम का चार्ज आ गया, जैसे किससे डिनोट कर रहे हैं, Q डैश से। तो Q डैश जो यहाँ पे आपने लिखा था उसकी जगह लिख देंगे Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ऐसा करने से ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पे कटेगा, एक आर बचेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दे रहे हैं, और ये ऊपर हो गया Q आर अपॉन आर क्यूब। ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया कहाँ, इनसाइड। तो बेटा इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला तो बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है, बहुत बार देख चुके हैं। आउटसाइड का KQ अपॉन आर स्क्वायर, इनसाइड का KQ अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, या ये भी लिख सकते हैं, और आउटसाइड का KQ आर अपॉन आर क्यूब। अब ज़रा यहाँ पे एक बात ये देखिए कि अगर हम इस और इस फॉर्मूले को कंपेयर करें तो एक बात निकल के आ रही है सामने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़रा देखिए। वो ये कि अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड, सॉरी पहले आउटसाइड की बात, चलिए इनसाइड की कर लेते हैं। इनसाइड की अगर बात करें, इनसाइड का फॉर्मूला ये है, जो आप देख रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, Q कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है स्फीयर का, लेकिन स्मॉल r पे कैसे डिपेंड कर रहा है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें सरफेस की, तो सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। आप देखिए Q अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, सब जगह Q अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा, सब जगह कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जबकि आउटसाइड की अगर हम बात करें तो आउटसाइड का ये फॉर्मूला आया है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इसमें ये फ़र्क है कि इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इस बात का और ज़्यादा अच्छे मतलब तब समझ में आएगा जब मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगा। ज़रा देखिए, जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से फिर से बना ले रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी है कि जैसे जैसे सॉलिड स्फीयर इंसुलेटिंग है, चार्ज है पूरे पे इस तरीके से, बाहर भी, सरफेस पर भी और इनसाइड भी इस तरीके से चार्ज है। ठीक है, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है, और ये भी एक तरीके से रेडियस कैपिटल R ही है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे, R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्मॉल r की, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस तरीके से हम ले रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये हमने y एक्सिस ली, y एक्सिस पे हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और x एक्सिस पे लिया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे बताइए, अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएं डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, r की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला देखेंगे या नीचे वाला। ऑब्वियसली अभी हम इनसाइड हैं, स्फीयर के अंदर हैं, तो ये वाला फॉर्मूला जो कि कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, यानी जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा सेंटर से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। तो सेंटर से बाहर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कहाँ तक बढ़ेगी, जब तक ये इस तरीके से आप देखिए, यहाँ हम अगर आ गए,
इस तरीके से आर बढ़ते 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 यहाँ पर पहुँच गए तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के। जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता जा रहा है यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। ये बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है इनसाइड की। लेकिन बेटा इसके बाद अगर हम देखें सरफेस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी उसकी वैल्यू, लेकिन उसके बाद अगर और आर बढ़ाएं आगे की तरफ तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा जो कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे इसके आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। यानी इसके आगे अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस तरीके से नीचे की तरफ दिखाएंगे और लिखेंगे क्या, मीट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देखिए ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। अगर इधर भी बनाना चाहें तो इधर भी ऐसे ही इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी फिर कम होगी। वैसे इतना ग्राफ काफ़ी होगा बनाने के लिए, लेकिन अगर चाहें तो इधर की तरफ भी ऐसे शो कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी फिर इसके बाद कम होती गई। बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। ये सरफेस पे अगर देखें तो सरफेस का फॉर्मूला आया है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जबकि यहाँ पे सरफेस पे कितनी हुई, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जबकि यहाँ आप लिख देंगे ई आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप ज़रा इससे देख के बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर हुई है। सेंटर से आगे बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है। यहाँ पे जाने के बाद कम होने लगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, सरफेस पे। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फिलहाल बच्चे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बच्चे इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिए और अपने आप देखने के बाद अपने आप कॉपी पे करिए, तब ही असलियत में आपके दिमाग में कोई भी चीज़ बैठेगी। हमेशा के लिए ये मेरी एडवाइस है, फिज़िक्स में जितना आप अपने हाथ से करते जाएंगे उतना ही आपके दिमाग में बैठता जाएगा। फिज़िक्स बिल्कुल पूरी तरीके से मैथमेटिक्स है, बल्कि मैथमेटिक्स से भी और आगे है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस तो होती हैं, कैलकुलेशन के साथ साथ कंसेप्ट्स भी होते हैं जो कि सिर्फ लिख के ही आपके दिमाग में बैठ सकता है। फिलहाल बच्चे आज के लिए इतना है, इसके आगे का हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। Thank you very much and all the best for your boats.